हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी, ये आपका जो बुक दिख रहा है बच्चों, ये पुराना है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ना है, बाकी हट चुका है। जैसे आपको पहला दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तीसरा नहीं पढ़ना है। अब इस प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन ये कहलाएगा आपका पहला क्वेश्चन। इसको मानो, जो नया बुक आएगा, जिसके पास नया बुक है, यदि नया बुक नहीं है तो आप पुराने बुक से भी पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। जो सिलेबस कट हुआ है तो उसे मत पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्रम से मैथ को, वो आप पढ़ते चलो पुराने बुक से। पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पुराने बुक आपको अब सस्ते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जिनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में था, ये गवर्नमेंट का एमपी बोर्ड में, वो तो आपको दे ही देंगे, फ्री में ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो खरीदा भी है तो पैटर्न बदल गया, इसलिए वो सस्ते में ही दे देगा। इसलिए आप लोग पुराने ही बुक लें, परेशान मत हो। ठीक, चलिए। सेकेंड हैंड की कीमत वैसे भी कम होती है, आपको पता है। तो सिद्ध कीजिए एफ का संबंध आर से आर तक है, जहां आर का जो हमारा सब्जेक्ट इस प्रकार से है कि एक्स का जो वैल्यू है -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। फलन हमारे पास है यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स अपान 1 अपान मॉड ऑफ एक्स। एक्स जितने भी अब है वो रियल नंबर द्वारा परिभाषित फलन एक एकी और आच्छादक है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी दे दिया है कि सिद्ध करना है एक एकी और आच्छादक है, पहले से ही बोल के रखा है कि एक एकी और आच्छादक है, बस आपको सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन दे रखा रहता है बच्चों, उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ दे के रखा है। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि भाई हाँ हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है। चलिए, तो ये विविध प्रश्नावली हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 ही है, ध्यान रखिएगा। इसका हल कर रहे हैं। हमारे पास एक में क्या देके रखा है, जो एफ है वो इस प्रकार से है कि आर का रिलेशन, ये प्रांत है और दूसरा जो आपका सह प्रांत कहलाता है। एक्स के वही अवयव इस रिलेशन मतलब रियल नंबर में है जो कि -1 से बड़े हैं और आपका भैया 1 से छोटा। जितने भी अवयव है ये चीज हमको लेकर चलना है, ठीक है। तथा एफ एक्स बराबर देके रखा है, एफ एक्स बराबर दिया है x/1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये चीज आपको देके रखा है बच्चों, इतना क्लियर है। अब इसके भी दो कंडीशन होते हैं। दो कंडीशन कैसे होते हैं यहां पर आप थोड़ा समझिएगा कि जब x का मान छोटा हो जाए, जब x का मान छोटा हो जाए और जब x का मान बड़ा, मैं मान के चलता हूं 1 से बड़ा है, तब आपका fx कितना हो जाएगा, तब आपका fx हो जाएगा, यानी जब ये आपका प्लस है, यहां पर देखिए, यानी 1 से बड़ा है अर्थात प्लस में है, तो जो मॉड ऑफ एक्स क्या देगा, वो प्लस में देगा, ठीक है। अर्थात एफ एक्स का जो वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन, जब आपका एक्स का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा ही मानो इसको, तो आपका भैया, तो आपका मॉड ऑफ एक्स क्या देगा, माइनस देगा, -x दे देगा। तब आपका एफ एक्स जो होगा फलन, वो x/1 - x हो जाएगा। मतलब दो कंडीशन है ना कि भाई यहाँ पे मॉड का मतलब ये है कि आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन पे आपको क्लियर रखना है। अब इसके आगे आपको एक एकी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बच्चों, एक एकी। एक एकी के लिए क्या करना पड़ता है कि दो फलन लेकर चलते हैं। एक एकी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक एकी हमको सिद्ध करना है कि दो फलनों पर हम प्रतिबिंब बराबर लेकर चलते हैं तो उनके अवयव भी बराबर हो जाएं। मतलब ये दोनों कंडीशन पर चलेंगे। तो आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है बच्चों हमारा कि जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो या बराबर हो। एक एकी के लिए क्या करते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2), ये दोनों बराबर हैं, इसको बराबर लेकर चलते हैं। प्लस के लिए चलेंगे तो x1/1 प्लस x1 बराबर x2/1 प्लस x2, ठीक है। इधर गुणा कर दें, x1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 x2, इसका इधर गुणा कर देंगे तो x2 प्लस x1 x2, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। तो आपका x1 बराबर x2। यदि ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि भाई एक एकी है। लेकिन जो केस 2 है, केस 2 है जब आपका x छोटा हो 0 से, तब f(x1) बराबर f(x2), वही फंडा लेकर चलेंगे। तो इस बार 1 - x हो जाएगा, ठीक है।
इस बार क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो x1 माइनस x1 x2 बराबर इसका गुणा हो जाएगा इधर x2 माइनस x1 x2। इससे कट गया बच्चों, ये बचेगा आपका x1 बराबर x2। दोनों कंडीशन में हमारा x1 बराबर x2 है। तो जब हमने कहा कि f(x1) बराबर f(x2) लिया तो हमारा x1 बराबर x2 आया। अतः जो आपका फलन है एक एक ही है। क्या है बच्चों? एक एक ही है, सिंपल है। यही तो चेक करना था, एक एक ही और आच्छादक। तो ऑलरेडी एक एक ही दे के रखा है तो हमें एक एक ही के लिए तो परेशान होना ही नहीं पड़ा, बहुत ही सिंपल है। एक एक ही में हमने कहा ना कि दो अलग अलग फलन पर प्रतिबिंब, जैसे x1 रखा तो प्रतिबिंब मिला, x2 रखा तो प्रतिबिंब मिला। मतलब आपका दो अलग अलग प्रतिबिंब लिया गया, फलन पे वैल्यू रखने पर प्रतिबिंब ही ना मिलता है, और प्रतिबिंब लिया गया मतलब प्रतिबिंब समान है तो कहीं ना कहीं उनके अवयव भी समान हो जाए। यहाँ पर दो रियल नंबर है, ये दो रियल नंबर। एक एक ही कब कहलाता है? जब बच्चों एक का संबंध एक से, जैसे ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 है, यदि एक का संबंध एक ही अवयव से है, यानी एक अवयव यहाँ पर ये प्रांत का कहलाता है और ये आपका सह प्रांत कहलाता है, पहले भी बताया गया। तो यदि एक का रिलेशन एक से है तो आपका वो क्या कहलाता है भैया? एक एक ही कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एक ही। इसके बाद आपका आ जाता है आच्छादक। आच्छादक में भी हमारा दो केस है भैया, दो केस लेकर चलेंगे। तो दूसरा कंडीशन हमारा बच्चों आच्छादक, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर आच्छादक। आच्छादक के लिए केस यहाँ पर हम फर्स्ट कर देते हैं और इधर कर देते हैं केस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट केस सेकेंड केस, कहने का मतलब जब x का मान बड़ा हो 0 से, और इधर भैया हो गया जब x का मान छोटा हो 0 से। आच्छादक के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है? आप ही बताओ भाई, आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है? आच्छादक के लिए होता है कि जो हमारा दूसरा ये जो समुच्चय है, जो सह प्रांत है, ये जो हमारा बाई अवयव है किसी न किसी x का प्रतिबिंब होगा। यानी जो हमारा बाई है वो किसी न किसी x का प्रतिबिंब होगा, किसी न किसी x का प्रतिबिंब होगा। इधर जो हमारा बाई है वो किसी न किसी x का प्रतिबिंब होगा। तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे? x अपान 1 प्लस एक्स, और इधर माइनस करेंगे, पक्षांतर कर दें तो x बाई बराबर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आए बच्चों तो इधर कितना हो जाएगा अपना? गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा तो गलत हो गया ना, तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पे गलत हो गया। x बाई और प्लस 1 इधर कर दो, इसे काट दो आप, फिर तिर्यक गुणा करोगे तो यही ना मिलेगा, 1 का बाई से तो बाई, और x का बाई से बाई x, और आपका x बचा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाई बराबर कितना निकल कर आएगा? इसको इधर ले जाओ तो x माइनस एक्स बाई। अब ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो गया? x कॉमन लो तो 1 माइनस बाई, यही निकल कर आएगा। तो आपके पास कितना निकल कर आएगा? बाई बटा 1 माइनस बाई बराबर x। एक कंडीशन ये निकल कर आ गया बच्चों, ये आपका x हो गया। केस सेकंड में इधर आपका निकालना है x अपान 1 माइनस एक्स बाई। तिर्यक गुणा करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? बाई माइनस एक्स बाई। फिर पक्षांतर करो बच्चों तो इधर आ जाएगा तो x प्लस एक्स बाई बराबर बाई। x कॉमन ले लो तो 1 प्लस बाई इक्वल बाई। फिर आपका यहाँ पर x बराबर निकल कर आ जाएगा बाई अपान 1 प्लस बाई। ये दो केस हैं, यहाँ पर मैं अलग अलग केस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब x का मान 0 से बड़ा हो और x का मान 0 से छोटा हो, दोनों कंडीशन पर। अब आप बताओ, ये रियल नंबर के लिए परिभाषित है। मान लो मैं यहाँ पर 2 मान रख देता हूँ, तो 2 रखूंगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और इधर नीचे हो जाएगा। आप 2 रखोगे तो कहीं ना कहीं रियल नंबर ही मिलेगा, 3 रखोगे तब पर भी कहीं ना कहीं रियल नंबर मिलेगा। और ये जो x है वो किस रियल नंबर का है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रांत का है। यहाँ पर आप देखो ये प्रांत हमारा, ये भी रियल नंबर है, सह प्रांत ये भी रियल नंबर। इसके लिए हम कोई भी अवयव रखें, मतलब -1 से और 1 के बीच का भी अवयव रखेंगे, यहाँ पर हम -1 और 1 के बीच भी अब अवयव रखेंगे, तब पर भी कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर देख लो चाहे यहाँ पर देख लो, हम बाई का कोई भी मान रख दें तो कहीं ना कहीं वो रियल नंबर ही मिलेगा, मतलब वो आपके प्रांत का अवयव होगा। सही है कि नहीं? यदि हम यहाँ से अवयव रखेंगे, जो ये बाई है क्या है? वो आपके रियल नंबर का प्रतिबिंब है। यहाँ पर आप देखो बाई कौन कहलाता है? ये जो आपका फलन होता है ना, तो ये बाई इसका अवयव कहलाता है, x का ये कहलाता है। तो जब हम बाई का कोई वैल्यू -1 से +1 के बीच का कोई भी अवयव रखेंगे तो जो हमारा x का मान आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर में सब कुछ है, परिमेय अपरिमेय सब कुछ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाई के प्रत्येक मान के लिए
y के प्रत्येक मान के लिए सहप्रांत में, सहप्रांत नहीं कह सकते हैं, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अतः f आच्छादक है, पूर्व प्रतिबिंब मतलब x और प्रतिबिंब मतलब y। तो जो पहला समुच्चय जो होता है वो प्रांत कहलाता है, जो दूसरा समुच्चय होता है वो सहप्रांत कहलाता है। तो y के प्रत्येक मान के लिए जो भी हमारा कंडीशन दे के रखा है, जिस कंडीशन पर हम y का मान रख रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं x हमारा वैल्यू मिलता है जो कि हमारा रियल नंबर का है। तो ये आपका हो गया आच्छादक भी हो गया बच्चों, और आपका एक एकी भी सिद्ध हो गया। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो सके। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसको मानकर चलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x क्यूब द्वारा फलन जो आपका f r से r एक एकी है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल, एक एकी के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग फलन लेकर चलो और आपका सिद्ध हो जाता है एक एकी। ये प्रश्न क्रमांक आप 2 यहाँ पर लिखोगे, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। प्रश्न क्रमांक आप 2 लिखोगे, प्रश्न क्रमांक 2 का हल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आपका जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है उसमें आपका ये 2 नंबर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 का हल करने के लिए पहले आपके पास क्या दिया है कि f(x) बराबर x क्यूब दिया है क्वेश्चन में, और आपका दिया है जो फलन है जो r है, जो फलन f सच दैट इस प्रकार से कि r से r तक है। ठीक है, एक एकी के लिए हमको सिद्ध करना है, एक एकी के लिए तो माना x1 और x2 ये रियल नंबर के हैं, तब हम इसको ऐसा लेकर चलेंगे, 2 अलग अलग फलन यानी 2 अवयवों का प्रतिबिंब बराबर लेकर चलेंगे तो निकल कर आएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, और जब इसका क्यूब निकालोगे तो कुल मिलाकर x1 बराबर x2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि f(x1) बराबर f(x2) लेकर चले थे तो कहीं ना कहीं x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया, अतः आपका फलन f एक एकी है। क्या बच्चों, एक एकी है, दोनों रियल नंबर हैं। आप कोई भी अवयव रखो ना, एक का संबंध एक से ही निकल कर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये एक रियल नंबर लेकर चल रहा हूँ, ये दूसरा रियल नंबर ये आपका, इसका संबंध कहीं ना कहीं फलन से, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही निकल कर आएगा, -1 का क्यूब करूंगा तो -1 अलग अलग मिल रहा है, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 निकल कर आएगा, -2 का क्यूब करूंगा तो -8। सबका संबंध अलग अलग से है ना, अलग अलग से है कि नहीं है, तो एक एकी होता है। एक एकी का मतलब ये होता है कि भिन्न भिन्न अवयवों का जो संबंध है वो भिन्न भिन्न के रूप में हो, अर्थात भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न निकल कर आए, तो हमारा जो फलन होता है वो एक एकी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एक एकी हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आपका प्रश्न यहाँ पर देखो, प्रश्न क्रमांक 8 है, एक अरिक्त समुच्चय x मतलब खाली नहीं है, और px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, मतलब px में कई सारे उप समुच्चय है, बहुत सारे उप समुच्चय, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो भी समुच्चय है वो x है, उसमें भी खाली नहीं है, और px इन समुच्चयों का समुच्चय है, इसमें भी जितने भी समुच्चय हैं वो भी खाली नहीं है। इस प्रकार संबंध है a और b के लिए कि a का रिलेशन यदि b से रखा जाता है, यानी एक समुच्चय हमारा a b से यदि संबंध रख रहा है तो इस प्रकार रख रहा है, a हमारा उप समुच्चय b का है। इस प्रकार रख रहा है कि a हमारा उप समुच्चय है b का, a हमारा उप समुच्चय है b का। बिल्कुल यहाँ पर आप थोड़ा सा समझे, बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्लियर हो जाएगा। पहले इतना समझो कि यदि कोई 2 उप समुच्चय लेते हैं, हम a और b 2 उप समुच्चय लिए तो कहीं ना कहीं a b का उप समुच्चय सबसेट है। भाई उप समुच्चय अपने आप में भी समुच्चय होता है, ये चीज आपको नोट रखना चाहिए। उप समुच्चय भी अपने आप में एक समुच्चय होता है, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 है ये, इस पर अपन हल करते हैं कि संबंध ये दे के रखा है कि यदि a का रिलेशन b से है, तो यदि a का रिलेशन b से है तो a आपका उप समुच्चय है b का।
देखो भैया, हमें यहाँ पर तुल्यता संबंध निकालना है। तुल्यता संबंध के लिए क्या करना पड़ता है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यदि ए का रिलेशन बी से है तो ए सबसेट है बी का, जहां आप कह सकते हो जहां दोनों ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त अपने आप में भी एक समुच्चय है। अरिक्त मतलब भैया खाली नहीं है, कोई ना कोई अवयव वहां पर भरा पड़ा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अरिक्त समुच्चय मतलब खाली नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमको बच्चों क्या करना है? स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य का संबंध स्वयं का स्वयं से। स्वतुल्य, तो ये स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं का संबंध स्वयं से। कि भाई साहब अब आप बताओ, कोई भी आपका समुच्चय है, खुद का एक उप समुच्चय होता है कि नहीं? बिल्कुल। चूंकि हम लिख सकते हैं कि कोई भी समुच्चय स्वयं का, कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, अर्थात ए आपका सबसेट ए का होगा, इसलिए ए का रिलेशन ए से है। भाई ये संबंध आपको बताना जरूरी है ना, इसी संबंध पर तो हम परिभाषित करेंगे। ए का रिलेशन ए से है, इसलिए आप कह सकते हो कि अतः आर जो है, जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य है। ये जो रिलेशन है बच्चों वो स्वतुल्य है। स्वतुल्य हो गया, स्वयं का संबंध स्वयं से हो गया तो स्वतुल्य हो जाता है। दूसरा कंडीशन जो हमारा चलेगा, दूसरा कंडीशन हमारा सममित के लिए होता है। सममित के लिए क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता होगा, यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। भाई हमने आपको स्वतुल्य समझाया था, शायद आप लोग पढ़े होंगे। स्वतुल्य का ए का रिलेशन ए से हो जाए, स्वयं का रिलेशन। यदि ए का रिलेशन बी से है तब बी का रिलेशन ए से हो जाए तो ये आपका हो जाता है सममित, है ना। अब आप ही बताओ कि यदि दो अवयवों के बीच संबंध है तो कहीं ना कहीं पहला जो अवयव है दूसरा का सबसेट होना चाहिए। ये पहले भी बोल के रखा है। यदि बोला है कि दो अवयवों के बीच संबंध है तो पहला दूसरे का सबसेट होना चाहिए। कि यदि ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है तो ए आपका सबसेट है बी का, ए आपका सबसेट है बी का। जबकि यदि मैं इसका उल्टा कर दूं तो आपका बी क्या सबसेट हो सकता है ए का? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए बी का रिलेशन सबसेट के साथ ए के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। यानी बी ए के साथ रिलेट नहीं है, इसलिए जो आपका आर है वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। अर्थात यदि ए बी से छोटा है तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक ही कंडीशन पर हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो, जब ये दोनों बराबर हो तभी कंडीशन हो सकता है बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है, तीसरा जो आता है वो आपका आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए कोई दो अवयव लेकर चलते हैं, कुछ इस प्रकार से देखिएगा, दो कंडीशन लेकर चलेंगे। यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तब कहीं ना कहीं ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। और जो भी रिलेशन है वो क्वेश्चन में दे के रखा रहता है कि इस रिलेशन के आधार पर आपको समझाना है। तो चलिए इसको कर ही देते हैं बच्चों नीले पेन से। कि मान के चलता हूं कि यदि ए का रिलेशन बी से है ना, व बी का रिलेशन सी से है, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ए छोटा है बी से, ऐसा दिमाग लगाओ। व बी छोटा है सी से। जब ए छोटा है बी से मतलब 2 है तो ये 3 है, और ये 3 है तो 4 है, तो कहीं ए और सी के बीच में भी संबंध हो सकता है कि नहीं? कि भाई हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है मतलब बी का एक सबसेट है, और बी सी का सबसेट है मतलब सबसे बड़ा सी है, इसलिए ए सी का भी सबसेट हो सकता है। अर्थात ए का रिलेशन सी से हो गया। तो ए का रिलेशन सी से हो गया, इसलिए जो आर है वो संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। अब देखो, चूंकि यहां पर लिखना है चूंकि आर स्वतुल्य हुआ संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है बच्चों, किंतु सममित नहीं है। और सममित नहीं है, अतः आपका जो आर है वो तुल्यता संबंध नहीं है।
तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता के लिए तीनों होना चाहिए, इसलिए आपका तुल्यता संबंध नहीं हो सकता। देखो प्रश्न क्रमांक 3 का हल हो गया। प्रश्न 3 का हल हो गया, आसानी से आपने कर लिया। इसके बाद आपका जो प्रश्न है बच्चों, वो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 का हो गया, मतलब चौथा आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए चौथा क्या है भाई। मान लीजिए कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, और एफ जी का संबंध a से b तक है। एफ एक्स बराबर भी रखा है, जी एक्स बराबर भी रखा है। तो भैया यहाँ पर ये चेक करना है कि एफ ए बराबर जी ए, क्या बात है यार, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब a का अवयव हम एफ एक्स पर भी रखेंगे और जी एक्स पर भी रखेंगे, तो जो वैल्यू आए वो b के अंतर्गत ही आना चाहिए। सिंपल है, और दोनों समान आएगा। हम एफ एक्स पर रखें इसका मान और जी एक्स पर रखें, दोनों का मान समान आए, और जो प्रतिबिंब मिले वो b का ही मिले। नहीं समझे? जो भी हम इस फलन में रखेंगे वो इसके a के अवयव को रखेंगे, तो उसका कंडीशन भी होना चाहिए दोनों समान आए, और जो आए तो a का रखा है तो b का आए। मतलब हम एफ एक्स और जी एक्स में रखेंगे तो समान होना चाहिए, और जो अवयव रखेंगे वो a का होना चाहिए, और जो इसका आंसर आएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो b का बनना चाहिए। ये चीज कंडीशन दे के रखा है, बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। तो इतना तो आप समझ ही गए, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन छूट भी गया। ये आपका चौथा क्वेश्चन था बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है आपका। समुच्चय 1 2 3 और n से स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी? तो 1 से अनंत तक चल रहा है, 1 से अनंत तक चल रहा है, तो आच्छादक फलनों की संख्या n फैक्टोरियल हम कह सकते हैं। प्रश्न आपका 4 है, प्रश्न आपका 4 है। तो क्या बोला है कि समुच्चय 1 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक बच्चों? n तक, n तक बोल के रखा है कि समुच्चय 1 से n तक n तक के लिए आच्छादक फलन, आच्छादक जो फलन होगा बच्चों वो सिंपल है n फैक्टोरियल के बराबर होगा। n फैक्टोरियल कर दो, खत्म कहानी। चलिए हमारा जो प्रश्न क्रमांक 5 हो जाएगा, अब नए बुक के अकॉर्डिंग 5 हो जाएगा, इसको आप 5 बना दो। क्या बना दो? 5, और ये फिर आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 6 और 7 हो जाएगा। गायब कर दिया मैंने 1 को, तो यहाँ पर 6 और 7 बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a हमारे पास एक समुच्चय है, b हमारे पास एक समुच्चय है, और एफ एक्स बराबर इतना है, जी एक्स बराबर इतना है। हमें जो वैल्यू यहाँ पर रखना है बच्चों, वो इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्रम से। पहला जो कंडीशन है देखिएगा, जब x बराबर हम कितना रखें? -1, तो f -1 बराबर -1 का वर्ग और -1, 1 1 कम 1 धन 1 बराबर कितना आ गया? 2, तथा g -1 रखो, तो यहाँ पर रखो 2 -1 बटा 2 फिर -1 बराबर कितना निकल कर आएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, मार्ट के अंदर हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 बटा 2 और -1। फिर आगे आप कैलकुलेट करो, तो ये 2 गुणे 3 बटा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -1 बराबर आपका 2 ही आएगा। ये माइनस में मार्ट प्लस दे देता है। तो हमने देखा कि चूंकि आपका -1 बराबर g -1, जहाँ आपका -a बिलोंग कर रहा कैपिटल ए का। देखो जरा, कैपिटल ए का हमने वैल्यू लिया, ये 2 निकल कर आया, हाँ भाई दूसरे में है, और दोनों आपस में बराबर है। पहला कंडीशन हो गया ना, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा चेक करो भाई, जब x बराबर 0 है, यहाँ पर देखो 0 है। दूसरा चेक करो, यानी f0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 का वर्ग -0, कुल मिलाकर 0 आ गया। g0 यानी 2 ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा कितना बच्चों? आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखो, x माइनस, तो 0 -1 बटा 2 -1, कुल मिलाकर के आएगा यहाँ पर 2 गुणे 1 बटा 2। ये माइनस है तो मार्ड लगा इसलिए प्लस दे देगा, -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 बराबर 0। ये भी आपका चेक हो रहा है। ठीक है, फिर आप तीसरा नंबर ले लो, जब आपका x कितना हो?
1 हो। सभी में चेक करेंगे ना, सभी में चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपन चेक करेंगे जी, आप मतलब f चेक कर लो चाहे g चेक कर लो, g में ही कर लो। 2 गुणे 1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो कितना निकल कर आएगा? 2 गुणे 1/2 ही आएगा। 2 1 कम 2, 2 में 1 घटाओगे तो 1/2 ही आएगा। कुल मिलाकर 2 से 2 काट दो तो 1 माइनस 1 बराबर 1 आ गया। और f1 चेक करो, f के लिए आपका क्या फलन है? 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए ना। 1 का 1 माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, जो फोर्थ नंबर है आपका बच्चों कि जब x बराबर कितना लेकर चलना है? x बराबर हमको लेकर चलना है 2, तब चेक करो जी, x चेक करो तो 2 का वर्ग माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2 आ रहा है। सही है, ये आपका f था। फिर g का 2 करो तो 2 गुणे, फिर आपका कितना था बच्चों? यहाँ पर x था तो 2 माइनस 1/2 और यहाँ पर माइनस 1, कितना आएगा आप ही बताओ? 3 आएगा यहाँ पे, 3/2। 2 दूना 4, 4 में घटाओगे 3/2 आ जाएगा। 3/2 माइनस 1, 2 से 2 काट दो, 3 में 2 घटाओ दो, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि यदि हम a की वैल्यू ले रहे हैं फॉर ऑल a बिलोंग टू कैपिटल A के लिए FA बराबर GA, सिद्ध तो हो गया। यही तो चेक करना था सभी मान के लिए क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। ये आपका f है बच्चों, क्या है? f है। तो यहाँ पर हम यही तो चेक कर रहे थे कि सभी मान के लिए चेक करना है कि क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। औचित्य भी बताना है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, और आप ये भी देख सकते हो ना, जब भी हमने a का मान लिया है वो हमारे b में ही प्रतिबिंब बना रहा है। पहले में हमने 2 पाया तो हमारा b में है, फिर दूसरे में 0 पाया तब पर भी हमने देखा प्रतिबिंब है, फिर तीसरे में 0 पाया, फिर 2 रखा तो फिर 2 पाया। मतलब जो भी हमने इसका वैल्यू लिया और इस पर पुट किया तो देखा हमने यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका अगला नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें संबंधों की संख्या बोला है, तो इसमें संबंध 1 है और इसमें संबंध 2 है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि भाई हमारे पास छठवां नंबर एक सेट दे के रखा है, 1 2 और 3। इसमें एक रिलेशन बनाना है जिसमें ये दोनों उपस्थित हों, 1 2 और आपका 1 3। ठीक है, साथ में बोल के रखा है ये ऐसा आप संबंध बनाओ जो स्वतुल्य हो। स्वतुल्य का मतलब 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। दूसरा आपका सम्मित भी हो। सम्मित का मतलब यदि 1 और 2 है तो कहीं ना कहीं 2 और 1 होना चाहिए, 1 और 3 है तो कहीं ना कहीं 3 और 1 होना चाहिए। ठीक है, संक्रामक ना हो, यदि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 1 का भी रिलेशन 3 से होना चाहिए। क्या 1 और 3 है यहाँ पे? नहीं है ना, इसलिए आपका नहीं गड़बड़ हो गया भैया। 1 का 3 से तो है, इसमें 1 का 3 से है, 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से। अच्छा, 2 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए आपका संक्रामक नहीं है। देख सकते हो ना, 1 का रिलेशन 2 से है लेकिन 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, तब वो 1 का रिलेशन 3 से दर्शाएगा। मतलब A का रिलेशन B से और B का रिलेशन C से, तो यहाँ का A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से नहीं है इसमें, इसलिए आपका एक संबंध हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2 संबंध बताना है। 2 संबंध कैसे बता सकते हैं हम? हमारा 1 2 और 3 है, तो R में 1 और 2 होना चाहिए। तो जब 1 और 2 है तो कहीं ना कहीं 2 और 1 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब तुल्यता है। तुल्यता में 1 का 1 से भी होगा, 2 का 2 से भी होगा और 3 का 3 से भी होगा। एक ये कंडीशन हो गया, एक ये कंडीशन हो गया। अब आप कहोगे कि ये भाई ये स्वतुल्य बताता है, ये सम्मित बताता है। और देखिएगा, यदि मैं 1 का कहूँ 2 से, फिर आपको कह दूँ 2 का 1 से, तब फिर आपका 1 से 1 से हो जाएगा। मतलब A का रिलेशन B से, फिर मैंने कहा B का रिलेशन C से, तब A का रिलेशन C से, इसलिए आपका ये आपका क्या है? तो तुल्यता संबंध है, क्योंकि इसमें 1 1 1 2 2 2 यहाँ पे 3 3 है, तो आपका स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और एक और इसका बना सकते हो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 हो गया। जब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए,
और हमारे पास क्या बोल के रखा है भाई, 1 2 वाले लेकर चलना है, ठीक है। और आप बना सकते हो कि भाई साहब तुल्यता के लिए 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से हो जाए, फिर 1 का 3 से हो जाए। इस स्थिति में भाई ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य। इस सम्मित के लिए हो गया, और संक्रामक के लिए 1 का 2 से है तो 2 का 3 से है, फिर 3 का 1 से होना चाहिए, 1 का 3 से होना चाहिए, ये चीज़ हो गया। तो 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। विविध प्रश्नावली में टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कह सकते हो 7 प्रश्न, 7 प्रश्न ही पढ़ना है, और इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म। और इसका बेसिक चीज़ आप पढ़ ही लिए होंगे, पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। अगले दिन जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर 2 हो जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बेहतर रूप से आपका सेशन कराया जाता है। प्लेलिस्ट में क्लास 12th मैथ का अलग से मतलब बेहतरीन सीरियल वाइज मैंने ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लें और तैयारी करते चलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।